हेलो हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार आपको स्वागत करते हैं संकल्प बैच में। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग छोटे छोटे टर्म पढ़ चुके थे, जैसे क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, वेरिएशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है। उसके बाद और कुछ छोटा छोटा जैसे कैरेक्टर पढ़ चुके थे, टेरेट क्या है, जेनेटिक्स क्या है। इन सब छोटे छोटे टर्म को पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे मेंडल के हिस्ट्री पढ़े थे, मेंडल के वर्क पढ़े थे जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तौर पर उन्होंने दो नियम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। उसके बाद पढ़े थे डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग पढ़े फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो पढ़े। इसके आधार पर मेंडल साहब ने एक और नियम दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, जो एक बेसिक चीज है, क्योंकि अब उसी चीज को हम आधार मानकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे उनका नियम कुछ आगे जाके फेल भी होगा, कुछ कुछ फेल होगा। फेल करने का मतलब मटर के अलावा और एनिमल पर नहीं लग पाता है, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट किया वो सब एक मटर के पौधा पर अप्लीकेबल है, लेकिन वही अगर हम अदर ऑर्गेनिज्म पर लगाएं तो अप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए हम अपने लेक्चर को चालू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, इस आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, को डोमिनेंस पढ़ेंगे, मल्टीपल एलील पढ़ेंगे, मेंडल लॉ एंड फेल्यूर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, लिंकेज पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए, अच्छा ये लेक्चर नंबर 2 है आपका, लेक्चर नंबर 2। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, जहां जहां पे आपको लग रहा हो कि हाँ हमको ये चीज को लिख लेना चाहिए, तो वो चीज आप लिख लीजिएगा। समरी के तौर पर जो हम अंत में बताते हैं वहीं से आप लिख लीजिएगा, वहीं से आपका काम हो जाएगा। मेन समझना है। तो सबसे पहले चैप्टर चालू करने से पहले वही बात है कि हम पिछले वाला याद कराते हैं, रिकॉल कराते हैं। तो रिकॉल में हम क्या पढ़ाएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको पता था कि अगर दो हम जब हेटेरोजाइगस ट्रेट लेते हैं तो उसमें से एक क्या होगा, एक डोमिनेंट होगा। या डिसिमिलर पेयर ऑफ जब हम फैक्टर लेंगे तो उसमें से एक पेयर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और अदर क्या होगा, रिसेसिव होगा। जैसे हम कैपिटल टी टी और टी टी लिए थे, तो इसमें पता था कि कैपिटल टी टी वाला क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट सिंपल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताए थे कि जब दो पेयर है, जब हम उसका गैमेट बनाएंगे वो सेपरेटली क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट सच एज ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील टू नॉट ब्लेंड, यानी कि आपस में नहीं मिलते। जैसे हम लोग के माता पिता के पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब स्पर्म बना यानी गैमेट बना तो आधा हो गया, यानी कि 23 हो गया। उसके बाद हम बताए थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद क्या बताए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें हम बताया था कि आप दो कैरेक्टर लीजिए या तीन कैरेक्टर लीजिए। मेंडल साहब ने सिंपल दो कैरेक्टर लिया था। दो कैरेक्टर लेते हैं तो जीन कैरेक्टर का जो काम है वो अपना काम करेगा, यानी कि वो दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहेगा। वन पेयर ऑफ ट्रेट डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर व्हेन टू पेयर, चल नहीं रहा, हाँ। When two pair of turret combine in hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। यानी कि एक पेयर, एक लक्षण जो है दूसरे लक्षण पर डिपेंड नहीं करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो रिकॉल के तौर, जैसे मान लो कि टॉल प्लांट लिए और राउंड सीड लिए, और इसी का बौना रहेगा, शॉर्ट रहेगा और रिंकल रहेगा। तो इसका सेग्रीगेशन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका जो काम है वो अपना काम करेगा और इसका जो काम है वो अपना काम करेगा। मतलब टॉल वाला कैरेक्टर राउंड वाला कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। इसको जो काम है, हाइट का काम है तो हाइट वाला करेगा, इसका काम है सीड को राउंड करना तो ये अपना काम करेगा। एक पेयर ऑफ कैरेक्टर सेकेंड दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है। नाम में ही देखो,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है अदर कैरेक्टर पर। चलिए यहां तक हो गया था। उसके बाद जनरल जनरल चीज आप जेनेटिक टर्म्स में आप पढ़े होंगे, होमोजाइगस बताए थे। होमोजाइगस क्या बताए थे? तो जब दोनों सेम रहेंगे, सेम एलील रहेगा बोथ जीन, उसको क्या बोलेंगे? होमो। और हेटेरो में क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। देखो दोनों में कलर, कलर विजिबल है, हाँ। ये दोनों में कलर देखो सेम है, इसमें कलर थोड़ा सा एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये होमो हो गया, हेटेरो। हम लोग जानते हैं कि पिता के पास 46 क्रोमोसोम है और माता के पास 46 क्रोमोसोम है। जब गैमेट बनेगा तो 23-23 हो जाएगा, वही किस में जाएगा? बेबी में। तो बेबी में भी कितना हो गया? 23-23 कितना हो गया? 46। 23-23 कितना हो गया? 46 हो गया। अच्छा, इसमें देखो एक बात बहुत अच्छा लिखा हुआ, बात अच्छा क्या लिखा हुआ है कि ऑफ स्प्रिंग 23 है, रिसीव क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट, हर एक पेरेंट से 23-23 आया। द ऑब्टेन जीन में बी डोमिनेंट या रिसेसिव, इन दोनों में से आया तो हो सकता है कि कोई डोमिनेंट हो के कोई रिसेसिव होगा। जैसे जैसे मान लो कि कोई ऐसा बच्चा रहता है जो प्योर माता पर शिफ्ट हो जाए, कोई ऐसा रहता है जो प्योर पिताजी पर शिफ्ट हो, तो हो सकता है कि कौन सा डोमिनेंट हो जाए, कोई रिसेसिव हो जाए। अच्छा, कलर में कुछ डिफरेंस आ रहा है, वेट वेट। चलिए अब अगला टॉपिक आपका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगला टॉपिक क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा था कि अगर हम दो ट्रेट लेते हैं या हेटेरोजाइगस कंडीशन लेते हैं, उसमें से एक क्या होगा? डोमिनेंट होगा, एक क्या होगा? रिसेसिव होगा। ये मेंडल साहब कहते हैं। किसके आधार पर कहते हैं? जो अपना भाई मटर के पौधा में देखे वो अपना बात बोले, वो गलत तो बात नहीं बोले, लेकिन वो बात ही बात बोले कि ये सभी जीव को अप्लीकेबल होगा। ये क्या होगा? सभी जीव को अप्लीकेबल। यही बात उनका क्या हो गया? गलत साबित हो गया। मटर के पौधा पर अप्लीकेबल हुआ लेकिन और एनिमल या और जीव पर अप्लीकेबल नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्या कहता है? देखो ये तो सबसे पहले किस पर एक्सपेरिमेंट देखा गया? स्नैपड्रैगन। पूछेगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस फ्लावर में देखने को मिलेगा? तो स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन में क्या देखा गया कि एक हम रेड फ्लावर लिए, रेड फ्लावर लिए और एक हम व्हाइट फ्लावर लिए, इसको जब हम क्रॉस कराए, F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए? आना चाहिए था रेड, लेकिन आ गया पिंक। क्या आ गया? पिंक। अब तुम खुद सोच के बनाओ, बताओ अगर ये मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखे, मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखे, तो ये क्या आना चाहिए? या तो रेड आना चाहिए या तो व्हाइट आना चाहिए। आएगा दोनों पेरेंट है अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल लॉ के अनुसार अगर देखे तो रेड आना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया? पिंक आ गया। यही बात तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को गलत काटा। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है रेड एंड व्हाइट को करेंगे तो ऑल रेड आएगा। किनके अनुसार आना चाहिए? ये मेंडल के अनुसार। क्या है? मेंडल के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। क्या हो गया कि जब हम रेड को क्रॉस कराए व्हाइट के साथ, ऑल पिंक आया। ऑल क्या आया? पिंक आया, यानी कि यहाँ पे मिक्सिंग है, बीच वाला आ गया। ना रेड आया ना व्हाइट आया, उसके बीच में आ गया पिंक आ गया। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, रेड को हम कैपिटल आर आर से लिख रहे हैं, व्हाइट को स्मॉल आर आर से। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो आर आर बनेगा। कितना बनेगा? 4 बनेगा। अब यहाँ पे देखो एक रेड वाला आया, एक व्हाइट वाला, दोनों मिक्स करके क्या बना दिया? पिंक बना। क्या बना दिया? पिंक बना। अब बताओ सभी क्या हो गए? पिंक हो गए। सभी क्या हो गए? पिंक हो गए। अब इसका हम F2 जनरेशन निकालेंगे। F2 जनरेशन में क्या करेंगे? आर का क्रॉस करेंगे आर के साथ। क्या बनेगा? आर आर बनेगा, आर आर, आर आर और आर आर। इसमें देखो ए क्या बना? रेड। क्या बना? रेड। ए क्या बना? व्हाइट। ए क्या बना? व्हाइट। और ए दोनों क्या बन गया? पिंक बन गया। ये दोनों क्या बन गया? पिंक। तो पहले देखने में बताओ, फिनोटिपिक अगर रेशियो हम पूछे तो क्या बोल सकते हैं?
फिनोटिपिक बोले, फिनोटिपिक रेशियो, तो एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट। जीनोटिपिक भी बोले तो वही है, जीनोटिपिक भी सेम टू सेम होगा। जीनोटिपिक क्या होगा देखो, कैपिटल आर आर एगो, कैपिटल आर स्मॉल आर दूगो और स्मॉल आर आर एगो। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो सेम होगा। कितना होगा, 1:2:1। क्या होगा, 1:2:1 होगा। यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बाबा। अगर मेंडल के अनुसार चलते तो फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 आना चाहिए। इनका डिफिनेशन देख लीजिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, यानी कि बीच में आ गया, थोड़ा सा मिक्सिंग हुआ। यही बात मेंडल साहब नहीं बता पाए थे, कहते कि मिक्सिंग होबे नहीं करेगा, ब्लेंड होबे नहीं करेगा। इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस इन विच वन allele for particular trait is not expressed completely over its pair of allele। क्या कर रहा है कि दोनों में से कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यही मेंडल साहब रहते तो बोल रहे थे कि भाई एक्सप्रेस करेगा। उनके अनुसार या तो रेड बनना चाहिए था या तो व्हाइट। उनका कहना था कि पेरेंटे में के कोई बनेगा, कोई दूसरा बनवा ही नहीं करेगा, इनमें तो दूसरा बन गया, पिंक बन गया। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो इसमें देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ, देखो रेड व्हाइट ये बन गया पिंक। इस प्लांट में 4O कलॉक, इसमें 4O कलॉक। उनके बाद स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर कहते हैं, ये भी किसका उदाहरण है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी किसका उदाहरण है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो दो एग्जांपल याद रखना, 4O कलॉक और डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन। देख सकते हो, रेड व्हाइट पिंक, रेड व्हाइट पिंक। अब हम लोग आते हैं कोडोमिनेंस। क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को हम देखो, पहले डोमिनेंस देखो। डोमिनेंस में क्या बताया कि हेटेरोजाइगस लेंगे तो एक ही डोमिनेंस, उनमें से क्या डोमिनेंस होगा, एक डोमिनेंस इसमें, लेकिन इसमें दोनों डोमिनेंस। तो सबसे पहले तो कोडोमिनेंस है, क्या है, टाइप्स ऑफ डोमिनेंस। क्या है, टाइप्स ऑफ, वेयर वेयर द offspring shows similarity to both parent and its due to independent and equal expression of both allele। जिसमें क्या कर रहा है कि दोनों अलील अपना लक्षण दिखाएंगे, दोनों अपना लक्षण दिखाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। इसको एग्जांपल देखो, ब्लड ग्रुप से समझाते हैं। ह्यूमन के पास 4 ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ। अब इसको ध्यान दो कि मान लो कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बेबी का ब्लड ग्रुप हुआ, मान लो कि ए बी हुआ। इसमें बताओ, ए भी आके एक्सप्रेस किया और बी भी आके एक्सप्रेस किया, यानी कि दोनों आके एक्सप्रेस किया। इसी को तो बोलते हैं कोडोमिनेंस। जब दोनों आके अपना एक्सप्रेशन देखा है, उसी को क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। अगर मेंडल के अनुसार चलते तो क्या बोलते, या तो कहते कि ब्लड ग्रुप ए है या तो ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि दोनों पेरेंटे में से होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। लेकिन यहाँ पे एक तो नया बन गया, ए बी बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। एक और एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल क्या है कि एक रेड काउ है, एक क्या है, रेड काउ, और एक व्हाइट काउ है। मेंडल के अनुसार चलते थे या तो रेड बनता या तो व्हाइट बनता, अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन ऐसा था नेचर में नहीं, गाय मिक्सिंग होके बन गया चितकबरा, यानी कि इसमें रेड भी है और व्हाइट भी है, तो अपना दोनों लक्षण आके एक्सप्रेस किया। इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। तो क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। देखो, व्हेन रेड एंड व्हाइट कैटल क्रॉस इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बोथ सीन इन ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो बना ये दोनों दिखाई दिया। अच्छा, इसमें भी क्या होगा,
फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, सेम होगा, 1:2:1, 1:1। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। और ब्लड ग्रुप का भी बतेबे किए कि अगर ब्लड ग्रुप ए पिता से, ब्लड ग्रुप बी माता से, तो बेबी जो बनेगा यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग बना ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा। दोनों अपना आगे एक्सप्रेशन देखा है तो क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट। तो क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब बात आया कि कोई भी जीन अपना डोमिनेंस कब दिखाता, डोमिनेंस कब दिखाएगा। देखो क्या है द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ फेल टू एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। वे उनका कंसेप्ट जो था इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस को नहीं समझा पाया। देखो फिर से कलर ऐसा ही हो गया। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ओरिजिनल हुआ। चलो जो है वैसे का कोई ध्यान। चलो तो मेंडल लॉ इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को उनका जो नियम था नहीं समझा पाया। अब हम समझाते हैं कि कोई भी ट्रेट चाहे कोई भी जीन अपने आप को कैसे डोमिनेंस कर पाता है। तो देखो इसको सिंपल समझो, इतना बेसिक चीज तो जानते होंगे, एक सबस्ट्रेट है एक क्या है, एंजाइम है। दोनों मिला के क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसका जो काम है प्रोडक्ट बनना वो बनेगा। ये नॉर्मल है कि अगर एक एंजाइम मिल रहा है एक सबस्ट्रेट मिल रहा है, दोनों मिलकर उसका जो काम है वो काम करेगा, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल में क्या है कि सब डिपेंड कर रहा है एंजाइम कि एंजाइम कैसा, एंजाइम कैसा। तो डोमिनेंस में वही काम करता है जो नॉर्मल एंजाइम है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो अनमोडिफाई है। जो अनमोडिफाई है वो अपना जाके प्योर काम करेगा, और जिसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया वो बढ़िया से काम नहीं करेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। इसी को हम रिसेसिव भी बोल सकते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए नॉर्मल एंजाइम, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल एंजाइम। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल एंजाइम। नॉर्मल एंजाइम विच इज नीड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मल एलील भी बोलते हैं। अगर आपको चेंज चाहिए, आपको उस पर डोमिनेंस चाहिए, मास्क अगला एलील पर मास्क चाहिए, तो नॉर्मल एलील चाहिए। क्या चाहिए, नॉर्मल एलील। अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज हो गया, थोड़ा सा भी चेंज हो गया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, चेंज जैसे हुआ नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम, नॉन फंक्शनल इसको कह सकते हैं, या नो एंजाइम। समझ में, इसको हम एक स्लाइड में बहुत बढ़िया से लिख दिए हैं। देखो यही काम हुआ था आपको कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। न्यू एलील डू नॉट प्रोड्यूस यूजलेस या नॉन फंक्शनल एंजाइम। जो नया बना एलील वो अपने आप को क्या कर रहा था, यूजलेस था। अब देखो इसको हम एक बहुत बढ़िया लाइन में लिख दिए। कहाँ पे लिखा हुआ भाई, दिखा रहा है, वेट वेट 1 सेकेंड। यहीं से आपको कंसेप्ट ऑफ, दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। उसके बाद हम मल्टीपल एलील पढ़ाएं, मल्टीपल एलील। फिर से रुक जाओ रुक जाओ, टाइम ऐसे जा रहा है। हाँ देखिए मिल गया।
कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हम क्या बताया कि अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो अपना नहीं दिखा पाएगा डोमिनेंस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, अगर डोमिनेंट एलील है तो वो नॉर्मल होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, अनमोडिफाई होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फुली फंक्शनल होगा, क्योंकि नॉर्मल है ना, अपना कोई चेंज हुआ है ना, तो उसका जो काम मिलल है वो काम करेगा। ओरिजिनल क्या दिखाएगा, फिनोटाइप। वही रिसेसिव एलील क्या होता है, मॉडिफाई रहता है, क्या रहता है, मॉडिफाई रहता है, और नॉन फंक्शनल रहता है। यहाँ पे दो चीजें, डोमिनेंट है तो भाई नॉर्मल है, अनमोडिफाई है, फुली फंक्शनल है, और ये क्या करेगा, ओरिजिनल फिनोटाइप। इसमें क्या करेगा, मॉडिफाई है और नॉन फंक्शनल, मॉडिफाई और नॉन फंक्शनल होगा रिसेसिव में, मॉडिफाई एवं नॉन फंक्शनल। चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट समझ में आ गया। डोमिनेंट में नॉर्मल रहेगा बाबू, अनमोडिफाई रहेगा, प्योरी फुली फंक्शनल होगा, फिनोटाइप ओरिजिनल रहेगा, रिसेसिव में क्या रहेगा, मॉडिफाई रहेगा और नॉन फंक्शनल रहेगा। अब हम लोग के अगला टॉपिक है मल्टीपल एलील। अगला टॉपिक क्या है, मल्टीपल एलील। वर्ड से तुम समझो, मल्टीपल एलील मतलब एक से ज्यादा एलील होगा, क्या होगा, एक से ज्यादा एलील, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। जैसे सिंगल क्रोमोसोम है ओनली वन एलील, देखो यहाँ पे, इसको तुम यहां से समझ सकते, एक कैरेक्टर के लिए हम लोग एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा एलील, एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा एलील है, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील बोलेंगे। जैसे 15 एलील होता है कोड फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला, केवल केवल ड्रोसोफिला के आई कलर को डिसाइड करने के लिए उसके पास 15 एलील, यानी कि एक से ज्यादा एलील हुआ, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। हम लोग इसको एक और उदाहरण से देख सकते हैं, आई में, आई बोले बोल रहे हैं आपको, ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए हमारे पास 3 एलील है, कितना एलील है, 3 एलील। देखो एलील आई ए, आई बी और आई, केवल ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 2 से ज्यादा एलील है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। मतलब एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए अगर 2 से ज्यादा एलील हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। एक इसको देखने में मिलेगा ब्लड ग्रुप, तो कोई पूछेगा कि मल्टीपल एलील किसका उदाहरण है, मतलब मल्टीपल एलील का क्या उदाहरण होगा, तो एबीओ ब्लड ग्रुप, क्या होगा, एबीओ ब्लड ग्रुप। और एबीओ ब्लड ग्रुप आपको कोडोमिनेंस का भी उदाहरण, इसका उदाहरण है कोडोमिनेंस का। देखो यहाँ कोडोमिनेंस में कौन कौन उदाहरण होगा, आई ए और आई बी मिलके बना रहा था, आई ए और आई बी, जिसको हम ब्लड ग्रुप ए भी बोल रहे थे, ये क्या है, कोडोमिनेंस, ये क्या है, कोडोमिनेंस। आई ए और आई मिला तो ब्लड ग्रुप आई बना, ई हो गया डोमिनेंस रिसेस, ये दोनों तो फिर कोडोमिनेंस हो गया। और मल्टीपल एलील इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, मल्टीपल एलील ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है वो हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे देखना है तो देख लीजिए। कोट कलर इन रैबिट इज आल्सो इनहेरिटेटेड एज ए सीरीज ऑफ मल्टीपल एलील, मतलब रैबिट का कोट का कलर डिसाइड करने के लिए उसके पास भी एक से ज्यादा एलील, उसके पास भी एक से ज्यादा एलील है। एक क्वेश्चन बना सकते हो, देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द चांस ऑफ ओ, व्हाट इज द चांस ऑफ O and type AB couple could produce offspring with type A। देखो what is the chance of type of O and type AB couple could produce with type, देखो एक O है और एक AB है, एक O है और एक AB है, तो ब्लड ग्रुप ए होने का क्या चांस है, इसको आई लिखो, इसको क्या लिख सकते हो, आई ए एंड आई बी लिख सकते हो, दो है,
करो, आइए। नहीं तो चांस है, 50% चांस होगा। क्या होगा? 50% चांस है। 50% क्या होगा? चांस होगा, आधा आधा आ रहा है। समरी, अभी तक में हम लोग कितना क्या चीज पढ़े? तो पहला पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी जीन अपना लक्षण को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब एक इंटरमीडिएट आ जाएगा, एक बीच वाला, जैसे रेड और व्हाइट को मिलाया तो पिंक आया, इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। कोडोमिनेंस क्या बताया कि दोनों आके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दोनों आके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको हम कोडोमिनेंस बताया था। जैसे रेड गाय और व्हाइट गाय को मिलाया था तो बन गया था चितकबरा। उसी प्रकार ये ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी मिला है, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी बना तो बन जाएगा ए बी। दोनों अपने आप को क्या किया? एक्सप्रेस किया। ये भी क्या है? कोडोमिनेंस। ये भी क्या है? आपका कोडोमिनेंस। उसके बाद मल्टीपल एलील बाय प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील ऑफ द सेम जीन इन पॉपुलेशन। क्या है? सेम जीन इन पॉपुलेशन, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल। अब हम लोग आगे देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड सटर और बोवेरी का एक्सपेरिमेंट देखें। अब देखो, अब मेंडल साहब जो भी काम किए उन काम को हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए देखेंगे कि उनका काम सही है कि नहीं सही, सही है कि नहीं सही। उनका काम क्या था? अच्छा, इससे पहले एक दो और चीज देखें। पेरेंट सेल के पास डिप्लॉइड नंबर में क्रोमोसोम रहता है, यानी कि 2n रहता है, और जो डाउटर बनता है उसमें हेप्लॉइड रहता है, यानी कि n होता है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे इनमें 46 है तो इनमें क्या होगा? 23 होगा। इनमें क्या होगा? 23 क्रोमोसोम, मतलब आधा हो जाएगा। किसके थ्रू होगा? मियोसिस के। रिकॉल द मेंडल साहब क्या क्या बात बोले? मेंडल साहब क्या बात बोले थे फैक्टर के बारे में? मेंडल साहब बोले थे कि फैक्टर रहेगा पेयर में। फैक्टर क्या रहेगा? जोड़ा में रहेगा। फैक्टर किस में रहेगा? जोड़ा में। उसके बाद क्या बताया कि फैक्टर सेग्रीगेट होगा ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जब गैमेट बनने की बात आएगा तो जोड़ा क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। फैक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि जब फैक्टर अलग होगा तो दूसरा पर डिपेंड नहीं रहेगा, इसको जैसे सेग्रीगेट होना है, जहां जाना है ही जाएगा। तो तीन बात फैक्टर के बारे में मेंडल साहब बोले। फैक्टर पेयर में होगा, फैक्टर को जब गैमेट बनना है तो अलग अलग होगा, गैमेट जब बन रहा है तो इंडिपेंडेंट अलग अलग होगा, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेगा। ये बात मेंडल साहब बात बोले तो उनके बात को तो भाई सिद्ध करना पड़ेगा आगे जाके। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए कुछ थ्योरी हुई। अब एक और दो चीज बताते हैं कि मेंडल साहब के काम काहे न मिला, जिसे देख लो। कम्युनिकेशन नहीं था, वाइडली पब्लिश नहीं हुआ, कंसेप्ट ऑफ फैक्टर बता नहीं पाए, बताए नहीं कि फैक्टर क्या है, कहाँ है, कैसा है, नहीं बता पाए। मैथ से एक्सप्लेन कर रहे, बायोलॉजी के फिजिकल प्रूफ है ये नहीं है कि भाई फैक्टर कहाँ पे। अब पता नहीं हम लोग के कि फैक्टर कहाँ, जिसको अभी हम जाके फैक्टर पढ़ेंगे कि फैक्टर को जीन कहेंगे, अब हम लोग के पता हुआ क्या फैक्टर एक प्रकार के जीन है, जीन एक क्रोमोसोम पर है। लेकिन पहले ये नहीं बता पाए थे कि फैक्टर फैक्टर कहाँ पे है, ये बात मेंडल साहब नहीं बता पाए। चलिए आगे देखते हैं। अब इन तीनों वैज्ञानिकों ने उनके काम को फिर से रीडिस्कवर किया। नाम याद रखिए, डी वेरिस, कार्ल्स कॉरेंस और टेस्मान। इन तीनों ने उनके काम को रीडिस्कवर किया। अगला आपका टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक सेकेंड पानी पी लेते हैं। तो देखिए क्या लिखल है। पहले तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पूछेगा किसने दिया, तो बोलना पड़ेगा वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोबेरी। सिंपल याद रखना, सटन और बोबेरी ने दिया। सटन एंड बोबेरी ने। तो सटन और बोबेरी ने क्या दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्रोमोसोम के बारे में बताए, जो क्या बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो क्या की,
सर्टन एंड बोबोरी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट, क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए बाबू। एक्सपेरिमेंट में क्या किए, दे वेर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन एंड डिस्कवर द क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन पेयर एंड सेपरेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, especially meiosis, and their conclusion reinforce Mendel's work, which is known as the chromosomal theory of inheritance। देखो मेंडल साहब जो बात बोले थे कि फैक्टर पेयर में रहता है, फैक्टर को जब गैमेट बनना है तो आधा आधा होगा, मतलब सेग्रीगेट करेगा। और अगला बात क्या बोले थे, अगला बात क्या बोले थे, तीसरा बात देखो, ये बात बोले थे कि फैक्टर सेग्रीगेट करेगा इंडिपेंडेंट, मतलब दूसरा बात पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यही इन्होंने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोम को भी रिकॉल किया और बताया कि क्रोमोसोम भी क्या रहेगा, पेयर में। क्रोमोसोम भी क्या रहेगा, पेयर में रहेगा। फिर मियोसिस देखे, एक सेल में देखे कि जब मियोसिस हो रहा है तो उसमें भी देखे कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहा है गैमेट बनते समय। उसके बाद देखे कि इंडिपेंडेंट हो रहा है, यानी कि जो मेंडल साहब बात बोले कि फैक्टर पेयर में है, इधर बताया क्रोमोसोम पेयर में है। वो बात बताया कि गैमेट बनते समय फैक्टर अलग अलग होगा, ये भी बताया कि क्रोमोसोम भी अलग अलग होगा। वो बताया कि इंडिपेंडेंट होगा, ये भी बताया कि इंडिपेंडेंट होगा। तो जो उनको उनका थ्योरी को आप बोल सकते हो फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलोगे, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। और इनका नाम बोलो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो बात मेंडल साहब वही बात इन दोनों। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किए लबर ग्रासहॉपर। इसमें बताए कि 22 क्रोमोसोम इनमें देखा, क्या देखा, 22 क्रोमोसोम, जो एक होमोलोगस पेयर। अब इसमें आगे और बताएंगे कि भाई पेयर में इसमें क्या बताया कि एवरी क्रोमोसोमल है, क्या बताया, कंक्लूजन क्या निकाले कि एवरी क्रोमोसोम हैड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पार्टनर, यानी कि 100 क्रोमोसोम अकर इन पेयर। यही बात मेंडल साहब बोले थे, फैक्टर अकर इन पेयर, इन पेयर। ये मेंडल साहब के अनुसार है, आइसटन बोवेरी के अनुसार है। ये भी बता रहे हैं कि क्रोमोसोम पेयर में, मेंडल साहब भी बताया था कि फैक्टर पेयर में हो। बात तो सही हुआ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। फिर आया भाई सेकेंड एक्सपेरिमेंट, एस्केरिस में किए, उसमें देखे कि दो सेल है, एक सोमैटिक सेल है और एक जर्म सेल है। इसमें बताया कि जब गैमेट बनेगा तो क्रोमोसोम आधा आधा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम आधा। इसमें देखे कि 4 क्रोमोसोम है और फिर ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये आप सेल डिवीजन में पढ़े होंगे। देखो कोई एक सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल किया, तो देखो ए एक था, यहाँ पे 2 हो गया, एक दो डबल डबल हो गया। फिर कंडेंस होगा, यानी कि अपने आप को कंडेंस करेगा, कंडेंस करके चौड़ा हो गया। फिर क्या करेगा, अपने एक अलाइन पाएगा, यानी इक्वेटर पाएगा। इक्वेटर के बाद फिर स्पिंडल फाइबर के थ्रू हम इसको पोल पर लेके जाएंगे, पोल पर लेके जाएंगे और फिर ये किस में हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये आपका टेलीफेज में हो जाएगा। उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस करेंगे, यानी कि सेल डिवीजन करेंगे, और सेल डिवीजन करेंगे तो एक अलग अलग सेल आधा आधा क्रोमोसोम हो गया। पहला जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ, फिर आधा। तो यही बात तो मेंडल साहब भी बताए थे कि जब गैमेट बनेगा तो मियोसिस के थ्रू क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल आधा आधा हो जाएगा, यानी कि फैक्टर आधा होगा तो ये बताएंगे क्रोमोसोम आधा होगा। ये क्या कंक्लूजन निकाले, बताओ, खुद बताओ। गैमेट बनते समय मियोसिस करेगा, मियोसिस के बाद आपका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। Meiosis reduce the number of chromosome in germ cell by the half, यानी कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। यही बात मेंडल साहब भी बोले थे कि फैक्टर सेग्रीगेट, सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। ये मेंडल साहब बात बोले थे कि नहीं बोले थे, वो बात बोले कि फैक्टर आधा आधा होगा,
गैमेट बनते समय। ये भी सर्टन बोवेरी साहब ने बात बताया कि क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट कर रहा है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये भी बात इनका सही हो गया। सही हो गया कि नहीं सही हो गया? अब अगला देखते हैं। अब इसमें क्या बताएंगे? फैक्टर क्या बताया था कि जब फैक्टर अलग अलग होता है तो एक दूसरे पर क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। ये बात मेंडल साहब बोले, इस एक्सपेरिमेंट में भी वो भी होगा, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करना, जिसको जहां पे जाना है वो अपना जा सकता है। देखो कंक्लूजन क्या निकलेगा? क्रोमोसोम is in homologous pair separate independently of the other homologous pair of chromosome। यानी कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको सेग्रीगेट होना है जैसे होना है वो अपना करेगा। यानी कि जो मेंडल साहब बात बोले वही बात यहाँ पे आके क्या हो गया? सत्य हो गया। यही बात आगे क्या हो गया? सत्य हो गया। अब देखो सिमिलर, देखो क्या सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है? तो सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी देखो जो कि सर्टन साहब दिए, हम बोवेरिस है एंड बोवेरिस है, और ये दिए मेंडल साहब। ये क्या दिए? मेंडल साहब। देखो सबसे पहले मेंडल से, तो मेंडल के बाद देखते हैं। मेंडल बताया कि पेयर कम्स इन पेयर। सर्टन बोवेरिस साहब भी बताया कि क्रोमोसोम भी भाई पेयर में, एकदम सेम टू सेम, बस नाम चेंज हो गया। क्रोमोसोम को, फैक्टर को हम बोल दिए क्रोमोसोम, फैक्टर को क्या बोल दिए? क्रोमोसोम। तो उस समय भाई टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, तो फैक्टर पेयर में है तो क्रोमोसोम भी क्या है? पेयर में। मेंडल साहब क्या बताए कि फैक्टर सेग्रीगेट करेगा ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो ये भी बात तो वही बोले कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेगा ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये भी तो वही बात बोले, तो बात सच हो गया। अगला बात क्या बोले मेंडल साहब? अगला बात क्या बोले? देखो अगला बात बोले एक ही फैक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि फैक्टर जब अलग हो रहा है तो दूसरा पर डिपेंड नहीं रहेगा। ये बात वही बोले कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो सब बात सही हो गया। सब बात क्या हो गया? सही। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि मेंडल के काम को फिर से हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम प्रूफ कर दिए। एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। जो बात बताए थे यही यही सब बात वो सिद्ध नहीं कर पाए थे, यही सब बात सिद्ध नहीं कर पाए थे, बस एक हाइपोथेसिस दे दिए थे कि हाँ भाई ये चीज है, फैक्टर पेयर में होगा, फैक्टर जब अलग होगा तो सेग्रीगेट करेगा गैमेट फॉर्मेशन के समय, क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। उसके बाद बताया कि इंडिपेंडेंटली होता है, यही बात इन्होंने प्रूफ करके बता दिया, तो सब बात सही हो गया। चलिए यही दोनों वैज्ञानिक थे। यानी कि क्या कह सकते हो? इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर। क्या बोल सकते हो? इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर। अब आते हैं, देखो क्रोमोसोम का हो गया भाई, क्रोमोसोम खोज हो गया। अब जीन देखो, तो जीन तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जीन क्रोमोसोम को रहेगा। जीन कहाँ रहेगा? क्रोमोसोम। एक वैज्ञानिक थे जॉनसन। क्या थे? जॉनसन। इन्होंने जीन टर्म का यूज दिया। जीन टर्म का कौन यूज दिया? इन्होंने ही बताया। उसके बाद बताया जीन के बारे में कि जीन एज द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि हम जीन का डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में ही हम करवा दिए थे, लेक्चर नंबर 1 में ही बेसिक बेसिक चीज हम आपको बता दिए थे कि जीन क्या है। तो पूछेगा कि जीन का खोज किसने किया, टर्म किसने दिया? तो जॉनसन ने दिए। क्वाइन इज द टर्म जीन, और जीन के बारे में बताया कि जीन इज द फंडामेंटल एंड फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये बात बताए बाबू ए। ये बात क्या बताए? ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अगला टॉपिक आपका है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वही बात, बात क्या है कि जीन, अब बताएंगे कि जीन कहाँ पे, तो जीन कहाँ रहता है? एक क्रोमोसोम पर रहता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर रहता है। जीन आर फाउंड ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड द बिहेवियर ऑफ दिस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस कैन एक्सप्लेन द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बात वही है कि जीन कहाँ पे मौजूद रहेगा? तो जीन मौजूद रहेगा सर
क्रोमोसोम पर रहेगा। यानी कि हम फैक्टर बराबर बता सकते हैं कि जीन, फैक्टर बराबर क्या बोल सकते हैं कि जीन, फैक्टर बराबर क्या बोलेंगे, दिस इज द जीन। इससे कंक्लूजन हमको निकला कि फैक्टर है क्या है, जीन। चलिए आगे, समरी देख लो सटन वेरी साफ के, जो सेम टू सेम बात, बेस ऑन द थ्री एक्सपेरिमेंट किए और तीनों प्रूव कर दिए। क्या बताया, क्रोमोसोम पेयर में रहेगा, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेगा ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब सेग्रीगेट करेगा तो इंडिपेंडेंट करेगा, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेगा। ये बात प्रूफ हो गया। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बताया, इनहेरिटेंस जीन आर फ्रॉम लोकेशन क्रोमोसोम पर। अब हम लोग आगे देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, अगला टॉपिक। उसके बाद हम बताएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो ये बात बताए, ऊपर जो बात हुआ, उनको अब एक्सपेरिमेंट के तौर पर, उनको अब एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको एकदम फिजिकल प्रूफ दे दिए जीन के बारे में। कौन दिए, टीएच मॉर्गन। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रूफ किसने दिया, तो टीएच मॉर्गन साहब ने। क्या बताया, देखो रीजन। अच्छा, चूज किसको किए, ड्रोसोफिला। चूज किसको किए, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। देखो इन, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि यही को क्यों चूज किया, जैसे मेंडल में पूछे थे कि पी प्लांट को क्यों चूज, इनका भी रीजन है ये क्यों चूज। सबसे पहले इनमें क्रोमोसोम की संख्या 8, क्रोमोसोम की संख्या 8 होती। हम इसको देखकर पहचान सकते हैं, लाइफ साइकिल इसका लगभग 14 दिन तक कह सकते हो, 2 वीक कह सकते हो। लाइफ साइकिल क्या होता है, 2 वीक होता है। इजिली ब्रीड इन लैब, आसानी से को देखो 14 दिन का है तो आसानी से हम 14 दिन में फिर से नया नया, मतलब 14 दिन में जिंदा भी हो गया, जवान भी हो गया, मर भी गया, रिप्रोडक्शन भी कर लिया, आसानी से हो सकता है। एक बार में हम बहुत सारे प्रोजेनी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। मेल एंड फीमेल क्या होता है, अलग होता है, मतलब मेल को फीमेल को हम देखकर पहचान सकते हैं। बस अब ये बात बताए टीएच मॉर्गन कि जीन कहाँ पे मौजूद है, जीन क्रोमोसोम पर मौजूद है, तो इसी का ही प्रूफ दिए, इसी का ये प्रूफ दिए। प्रूफ में क्या बताए, प्रूफ में क्या बताए, देखो थॉमस हंट मॉर्गन इज आल्सो इज ड्रोसोफिला स्टडी इन इनहेरिटेंस पैटर्न्स। ही रिसीव नोबेल प्राइज, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला गया। रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी एंड एक्सप्लेन, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन भाई, इनको नोबेल पुरस्कार मिला, बहुत अच्छी बात है, काम किए। तो जो ड्रोसोफिला देखे, तो ड्रोसोफिला इनको नेचर में दो टाइप के दिखाई दिया। एक ऐसा ड्रोसोफिला दिखाई दिया जो एक अनमोडिफाइड वाइल्ड टाइप था, नॉर्मल था। एक ऐसा भी दिखाई दिया जो अनमोडिफाइड, एक अनमोडिफाइड, मतलब एक कह सकते हो कि एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव। दो देखे, एक नॉर्मल टाइप देखे, नॉर्मल टाइप को हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप, और एक स्पेशल टाइप के देखे जिसको हम बोलेंगे म्यूटेंट टाइप। यानी कि एक ऐसा देखे जिसमें चेंज था, अनमोडिफाइड था, क्या था, अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड ड्रोसोफिला देखे, ड्रोसोफिला। और एक ऐसा देखे जो नॉर्मल था, जिसको हम वाइल्ड टाइप बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप बोलेंगे। वाइल्ड टाइप में देखे कि रेड आई था, वाइल्ड टाइप का आंख का कलर कैसा था, रेड था। वाइल्ड टाइप का आंख का कलर कैसा था, रेड था। और जो म्यूटेंट था उसका आंख का कलर क्या था, व्हाइट। दिखाई दे रहा, व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड रेड दिखाई दे रहा। चलिए सही है। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किए, एक्सपेरिमेंट हम देखो करवाते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, रेड आई लिया और व्हाइट आई लिया, व्हाइट आई दो लिए,
इनमें ही फीमेल लिया। अच्छा, इसको हम ऐसे करते हैं, देखो इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे फीमेल लिए और एक मेल लिए। एक क्या लिए? मेल लिए। ये था रेड वाला, ये क्या था? रेड। और ये क्या था? व्हाइट। ये क्या था? व्हाइट। अब क्रॉस कराओ। मेंडल के अनुसार अगर हम क्रॉस कराएं तो क्या बनेगा? एक्स आर एक्स डब्ल्यू। फिर क्या बनेगा? एक्स आर वाई डब्ल्यू। फिर क्या बनेगा? एक्स आर एक्स डब्ल्यू एंड एक्स आर वाई डब्ल्यू। चार प्रोजेनी बना। एक, दो, तीन, चार। पहले बताओ कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? ये मेल है, क्या है? मेल है। और ये क्या है? फीमेल है। भले ये भी क्या है? ये भी मेल है। ये भी क्या है? मेल है। और ये क्या है? फीमेल है। ये क्या है? फीमेल। और ये क्या है? फीमेल। इतना तो आप लोग को बेसिक चीज पता हो। इसमें देखे कि सभी जितने भी प्रोजेनी बने सब रेड है। सब क्या है? रेड है। सब क्या हो गया? रेड। देखो ये भी रेड, रेड 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 रेड। इसमें क्या पता चला कि वाइल्ड टाइप वाला क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। वाइल्ड टाइप क्या हो गया? वाइल्ड टाइप डोमिनेंट हो गया। वाइल्ड टाइप क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। वाइल्ड टाइप डोमिनेंट हो गया। अब देखो अगला एक्सपेरिमेंट क्या किए। ये तो फर्स्ट में एक्सपेरिमेंट किया, अगला एक्सपेरिमेंट देखो क्या किया। अब तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट करा। देखो अगला पहले एक्सपेरिमेंट देखो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही करा है और सब देखे कि क्या आया? रेड आई। किसके किसके बीच में करा है? वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला है रेड आई एंड म्यूटेंट टाइप ऑफ ड्रोसोफिला व्हाइट आई। दो टाइप के करा है। देखो ये लिए फीमेल और ये क्या लिए थे? मेल। ये क्या लिए थे? मेल। इसमें क्या देखा इन्होंने? सभी कैसा मिला? देखो सभी मिला रेड। सभी क्या मिला? ये भी रेड 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 रेड। क्या मिला? रेड रेड। ये दो फीमेल है, ये दो मेल। ये दो क्या मिला? मेल। यानी कि रेड आई ऑफ फीमेल एंड व्हाइट ऑफ। अब देखो इसमें लिखा होगा कि F1 जनरेशन में ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन हैविंग रेड आई। सभी मिला भाई रेड आई। क्या मिला? सभी रेड आई। इन यहां से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि रेड आई इज द डोमिनेंट। रेड आई वाला क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। यानी कि इसी को तुम वाइल्ड टाइप बोले थे। इसी को क्या बोले? वाइल्ड टाइप। इसी को क्या बोले? वाइल्ड टाइप। अब देखो क्या हो। द फिनोटाइपिक रिजल्टेंट ऑफ F1 जनरेशन वे कंसिस्ट विद द मेंडल रिजल्ट। यानी कि पहला तो मेंडल के अनुसार भाई चल गया। मेंडल भी तो वही किए थे, टी टी क्रॉस टी टी किए तो सब आ गया था। सब चल गया था लॉन्ग। सब क्या चल गया था? लॉन्ग। तो पहला तो मेंडल के अनुसार चल गया। ऑल द प्रोजेनी डिडंट हैव द सेम जीनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप तो सबका सेम नहीं है, जीनोटाइप अलग अलग है। वे द टू डिफरेंट जीनोटाइप। दो डिफरेंट जीनोटाइप आया था, एक फीमेल के लिए आया था, एक मेल के लिए आया था। अब यही से हम पता करेंगे कि जीन किस पर मौजूद है? क्रोमोसोम। जीन किस पर मौजूद है? क्रोमोसोम। अगला एक्सपेरिमेंट देखो क्या। अगला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? एक लिया रेड फीमेल। अच्छा रेड फीमेल कौन सा लिया? ये वाला लिया रेड फीमेल। रेड फीमेल ये वाला लिया। और क्या लिया? रेड आई वाला मेल लिए। रेड आई वाला मेल लिए। इसके बीच में एक्सपेरिमेंट करा। इसी के बीच में एक्सपेरिमेंट करा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। देखो शुरुआत से एकदम। फर्स्ट हम बताए कि तुम ऐसे लो और ऐसे लो
क्रॉस कराया तुम ऐसे, ऐसे वाला में तुम लोग क्रॉस कराया, ऐसे क्रॉस क्रॉस कराया तो सर बना 4 कुर्जेनी बना, 1 2 3 एंड 4। पहला बना एक्स आर एक्स डब्ल्यू, एक्स आर एक्स डब्ल्यू, एक्स आर वाई डब्ल्यू एंड एक्स आर वाई डब्ल्यू। फर्स्ट पुरजेनी बना, सब रेड बना, ऑल आर रेड, ऑल आर रेड। अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या किए कि एक्स आर एक्स डब्ल्यू को क्रॉस कराए एक्स आर वाई डब्ल्यू से, हम लोग क्या करा दिए, क्रॉस करा दिए। अब इसमें क्रॉस कराओ तो कराओ, एक्स आर एक्स आर, एक्स आर एक्स आर, एक्स आर एक्स डब्ल्यू, एक्स आर एक्स डब्ल्यू, एक्स आर वाई डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू एक्स आर एंड एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। क्या बना, वाई डब्ल्यू। अब देखो ई बना प्योर व्हाइट, ये क्या बना, व्हाइट। ई क्या बना, रेड, ये क्या बना, रेड। और ए क्या बना आपका, रेड मेल, रेड ही मेल बना। ये क्या बना, रेड फीमेल बना, बना रेड फीमेल। ये भी क्या बना, रेड फीमेल, ये भी क्या बना, रेड फीमेल। क्या बना, रेड फीमेल। अब तुम बताओ पहले मेल कितना बना, फीमेल कितना बना। जितने भी फीमेल बने, जितने भी फीमेल बने सब रेड आई बना, ऑल फीमेल क्या बना, रेड आई। लेकिन जब मेल बना तो मेल में दो बना, एक फर्स्ट बना रेड आई वाला मेल, रेड आई वाला, और दूसरा बना व्हाइट आई वाला। दूसरा क्या बना, व्हाइट आई वाला। क्या बना, व्हाइट आई। अब तुम जनरल चीज बताओ, जनरल चीज तुम बताओ कि लिंग सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, तो सेक्स डिटरमाइन करता है पिता। कौन डिटरमाइन करता है, पिता। अब तुम बताओ इसमें, इसमें कैसे डिसाइड किया कि ये व्हाइट बनेगा। देखो एक्स डब्ल्यू कहां से आया, फीमेल से, ये तो एक्स डब्ल्यू ही देगा। मेल से क्या आया, वाई डब्ल्यू। अगर वाई डब्ल्यू नहीं आता तो ये व्हाइट बनता, नहीं बनता। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जीन कहां पे मौजूद है, जीन कहां पे मौजूद है, जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, जिसको हम यहां पे बोलेंगे एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम कहो, एक्स नहीं वाई क्रोमोसोम, यानी कि वाई एक जीन है जो किस पर मौजूद है, क्रोमोसोम। किस पर मौजूद है, क्रोमोसोम। यही चीज को तुम लोग और डिटेल में क्रॉस कराए। अब देखो कंक्लूजन क्या लिखा है, फर्स्ट वाले में तो सबका क्या था, मॉर्गन ऑब्टेन जीनोटाइप रेशियो 1:1:1, ऑब्टेन फिनोटिपिक रेशियो 3:1। अच्छा फिनोटिपिक रेशियो क्योंकि 3 गो था ना रेड, देखने में क्या गो था, 3 गो रेड था, 3 गो रेड जेकरा में 2 गो फीमेल था और एगो मेल था, एगो क्या था, मेल। और जो एगो था ये वाला, एगो क्या था, व्हाइट मेल। क्या था, व्हाइट मेल। क्या हुआ, व्हाइट मेल। अब इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, देखो ऑब्जर्व क्या किया, देखो 3 रेड आई, 3 रेड आई एंड 1 व्हाइट। देखो क्या कंक्लूजन, ऑब्जर्व एंड कंक्लूजन। मॉर्गन नोटिस दैट एवरी टाइम ही रिपीटेड दिस क्रॉस, बार बार रिपीट किया, एंड ही ऑब्टेन्ड व्हाइट आई मेल। किसमें प्राप्त किए, F2 में, F1 में नहीं मिला था, F2 में मिला था।
जनरेशन बट नो व्हाइट आई इन फीमेल, फीमेल में तो व्हाइट आई मिल भी नहीं किया, केवल मिला तो मेल में मिला। दिस मेड हिम सस्पेक्टेड वेदर द आई कलर वाज इज लिंक टू सेक्स क्रोमोसोम, इसी के आधार पर बताया कि जब व्हाइट में आया इसीलिए इसको बोल दिए कि सेक्स क्रोमोसोम। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। ही ऑर्डर टू कंफर्म दिस हाइपोथेसिस मॉर्गन क्रॉस द हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल विद द व्हाइट आई मेल। जब बताए कि भाई व्हाइट आई बना, व्हाइट आई मेल बना, तो उनका क्वेश्चन था कि व्हाइट आई फीमेल क्यों नहीं बना, व्हाइट आई फीमेल क्यों नहीं बना। इसी के आधार पर बताया कि क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि सेक्स वाला क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि कौन सा कलर होगा। अब इसी के आधार पर देखो, मॉर्गन कंक्लूड दैट एक्स क्रोमोसोम क्रिएट द नंबर ऑफ फैक्टर। एक्स क्रोमोसोम क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। फीमेल ड्रोसोफिला टू हैव व्हाइट आई, ईच ईच ऑफ द आई कलर जीन हैज दी WW। समझ में आ गया? अब यहीं से आइडिया मिला लिंकेज का, यहीं से आइडिया किसका मिला, लिंकेज का। चलिए इसी के आधार पर बताया कि दो दो क्रोमोसोम होगा, एक एक्स क्रोमोसोम, इन्हीं के आधार पर एक्स लिंक बताया। आगे देखते हैं, ये सब अभी क्रॉसिंग करा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे रिकॉम्बिनेशन। क्या देखेंगे, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन से पहले हम लिंकेज देखते हैं। क्या है, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर आपको पता है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, लिंकेज, लिंकेज क्या है, फिजिकल एसोसिएशन। जब दो जीन बहुत पास पास हो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। देखो, लिंकेज इज द एसोसिएशन ऑफ टू जीन लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम। अगर सेम, जैसे मान लो कि एक क्रोमोसोम ए है, एक क्रोमोसोम ए, दोनों पर हम दो जीन बना रहे हैं। यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम बहुत नजदीक है। अब मान लो कि एक ऐसा क्रोमोसोम है जिस पर जीन एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, ये थोड़ा दूर है, सटा हुआ है, फिजिकल एसोसिएशन। मतलब अगर सटा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। लिंकेज इज द एसोसिएशन ऑफ टू जीन लोकेटेड एट द सेम क्रोमोसोम, यानी कि सेम क्रोमोसोम पर है, एकदम पास पास। वर्ड से पता चला लिंकेज, लिंक होना, एक दूसरे में लिंक होना, उसी को बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज इज डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू जीन बीइंग द इनहेरिटेड टुगेदर। अब मान लो कि पास पास है तो साथ है जाएगा, पास पास है तो साथ है। जैसे मान लो कि दो दोस्त है, तो दो दोस्त भीरू भीरू बैठे हुए, तो अगर मान लो कि कोई भी अगर वहां पे कुछ हो रहा है तो दोनों दोस्त का नुकसान होगा, चाहे कुछ भी अगर फायदा हो रहा है तो दोनों दोस्त को फायदा होगा। मतलब अगर है कि दूरी अगर नजदीक है तो घाटा या फायदा होगा, तो दोनों का घाटा या फायदा होगा। चाहे दो दोस्त रहता है, पानी पीने जाते हो, चल भाई हम भी साथ में चल, लेकिन एक यहाँ बैठल है, एक उधर बैठल है, तो इसमें क्या हो जाता है, वो अपना अकेले जा सकता है। लेकिन अगर नजदीक बैठे, पानी पीने जा रहा है, पेशाब करने जा रहा है, चलो साथ है चलो, यही बात होता है लिंकेज में। कि अगर दो जीन सटा हुआ है तो जब रिकॉम्बिनेशन यानी कि जब क्रॉस ओवर होगा तो साथ साथ क्या होगा, साथ साथ हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन क्या है कि जो वही जीन अगर दूर दूर है तो नया बनेगा। क्या बनेगा ना, देखो क्रॉसिंग ओवर सबसे पहले क्या है, समझा देते हैं। कहाँ जाओगे क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कि दो जीन है, जीन एक ए है और एक जीन ए, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। यानी कि जब दो क्रोमोसोम ऐसे सटेंगे, जब मियोसिस होगा तो यहाँ से क्या होता है, अलग होता है। अब मान लो कि इसको अगर हम अलग करें तो क्या होगा, ये वाला इस पर आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पर क्या चल जाएगा, ये वाला कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग, इसी को आप क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ऐसे को आप रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग इसका कुछ हिस्सा इसमें आ गया, इसमें कुछ हिस्सा इसमें चल गया, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। किसके मदद से हुआ, क्रॉसिंग ओवर के मदद से। किसके मदद से, क्रॉसिंग ओवर के मदद से। लिंकेज क्या बताया, लिंकेज दो चीज सटा हुआ, दो चीज सटा हुआ, इसी को बोलते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे दो जीन रहता है एकदम सटा हुआ, ए ए एंड बी, ए एंड बी सटा हुआ रहता है, यहाँ पे सी एंड डी सटा रहता है, तो दोनों एक साथ आता, ए बी डायरेक्ट इधर आ जाता और इधर चल जाता सी एंड डी, सी एंड दोनों एक साथ चला जाता। अब मान लो कि दोनों एक साथ डायरेक्ट जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, पेरेंटल होने का चांस बढ़ जाएगा। मिक्स होना चाहिए तो मिक्स थोड़ा सा होगा, अगर मिक्स ज्यादा कर देंगे तो पेरेंटल गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पेरेंटल गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिंकेज टू जीन फिजिकली एसोसिएट रहेगा, उसको हम बोलेंगे लिंकेज, उसको क्या बोलेंगे, लिंकेज। अच्छा, लिंकेज ही देखो, लिंकेज ही आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपोजिट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। अब बताओ भाई, जो सटा हुआ है वो तो जैबे करेगा साथ, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या करेगा कि ना डिपेंड नहीं करेगा, साथे जैबे नहीं करेगा, जो उसको जो काम है वो अपना जखनी अलग होना है अलग होगा, उसको जब अपना होना है अलग होगा। लेकिन लिंकेज कहता है कि ना भाई हम सटे हुए हम साथे जाएंगे, हम इस पर डिपेंड हैं, हम इस पर डिपेंड है, हम इस पर डिपेंड है बाबू। एक फॉर्मूला हमको लिंकेज का दिखा दे रहे हैं, देखिए, ये पहले तो फेल्यूर है भाई, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कब बनेगा, जब लिंकेज कम रहेगा, जब लिंकेज क्या रहेगा, कम रहेगा तो ज्यादा बनेगा, ज्यादा रहेगा तो कम बनेगा। सर कैसे, दो जीन दूर दूर है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो रिकॉम्बिनेशन होने का चांस बढ़ गया। अब मान लो कि पास पास कर दिए, दोनों को एकदम साथे साथे कर दिए, तो जब भी जाएगा तो साथे जाएगा, तो जब साथे जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, नया चीज नहीं बना। रिकॉम्बिनेशन मतलब नया चीज, नया चीज नहीं बनेगा। नया चीज बनने के लिए दूर दूर होना चाहिए, धीरे धीरे रहोगे, प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। दूर दूर रहोगे, प्यार कम रहेगा, जिंदगी में कुछ उखाड़ोगे, जिंदगी में कुछ उखाड़ लोगे। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, जीन मैपिंग। जीन मैपिंग में बताया गया, बस यही बताया गया कि जीन क्रोमोसोम पर कहाँ उपस्थित, इसी को क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग। टूल्स द लोकेटिंग द रिलेटिवली मैपिंग ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, यानी कि जीन कहाँ पे मौजूद है क्रोमोसोम को, इसको क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग। इसको जीन मैपिंग इज आल्सो कॉल्ड लिंकेज मैपिंग, इसी को बोलते हैं लिंकेज मैपिंग। यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट होता है सेंटीमोल। क्या होता है, यूनिट सेंटीमोल। क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता। जीन मैपिंग क्या है, प्रेजेंट ऑन द जीन क्रोमोसोम। अब जीन मैपिंग का परसेंटेज निकालना हो, कैसे निकालना है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है रिकॉम्बिनेंट गुना 100 टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब समरी भाई जितना चीज पढ़े होकर देख लो। जो टीएच मॉर्गन साहब ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, इस पर क्या बताया कि भाई नो व्हाइट फीमेल आया, केवल मेल आया था। क्या आया था, मेल आया था, मेल व्हाइट आया था। अभी हम जब एक्सपेरिमेंट करके बताया तो बताया व्हाइट आई मेल आया था। इसके आधार पर बताया कि दिस मेड हिम सस्पेक्टेड वेदर द आई कलर वाज लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। इसके आधार पर बताया कि जो आई कलर का है, यानी कि सिंपल कह सकते हो कि वाई क्रोमोसोम एक क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। क्या है, सेक्स क्रोमोसोम।
इसके आधार पर इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि मॉर्गन क्रॉस द हेटेरोजाइगस रेड आई फीमेल विद द व्हाइट आई मेल। समझ में आ गया। मॉर्गन कंक्लूडेड दैट एक्स क्रोमोसोम कैरीड द नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि बताया कि एक्स क्रोमोसोम क्या करता है, नंबर ऑफ फैक्टर को क्या करता है, कैरी करता है। उसके बाद क्या बताया, उसके बाद है मॉर्गन फर्दर कंडक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस करा। उसमें क्या बताया कि परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप इंडिविजुअल वाज वेरी, परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप ऑफ वेरी हाई हो रहा है, नॉन पेरेंटल टाइप इंडिविजुअल अपीयर डिस्पाइट द जीन्स बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। उसके बाद बताया कि केम्स विथ थ्योरी द लिंकेज ऑफ एंड रिकॉम्बिनेशन का यहीं से आइडिया लगा, यहीं से क्या लगा, आइडिया लगा। ये सब चीज बता दी। उसके बाद लिंकेज बताया, लिंकेज क्या बताया, लिंकेज में बताया कि लिंकेज इज एसोसिएशन ऑफ टू जीन, यानी कि टू जीन साथ में रहे, बोलते हैं लिंकेज ऑन द सेम क्रोमोसोम, टू जीन इनहेरिटेड, और जाएगा भी तो साथ में जाएगा। रिकॉम्बिनेशन क्या बताया, रिकॉम्बिनेशन इज द फेनोमेना विद द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज एक्सचेंज या क्रॉस ओवर बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोफेज वन, यानी कि प्रोफेज वन में क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्रॉस ओवर लेट्स न्यू एलील या न्यू एलील रिकॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं, न्यू एलील, यानी कि रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज होगा। रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लिंकेज होगा। 1 सेंटीमॉर्गन बराबर 1% रिकॉम्बिनेशन, यानी कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बताएगा सेंटी मॉर्गन। उसके बाद हम लोग समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पिलियोट्रिज्म। तो पहला है सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको कुछ चीज आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। ह्यूमन में टोटल कितना क्रोमोसोम होता है, 46। खुलने में भी समय भी उतना है लगता है। चलिए, तो बेसिक चीज क्या बताया कि बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम रहता है। 46 में 44 क्रोमोसोम को हम बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम। और दो क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बोलेंगे। 44 को बोलेंगे ऑटोसोम और दो को क्या क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। तो 21 22 तक रहेगा ऑटोसोम और दो क्या रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इतना पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराएंगे। 2n फीमेल में है, यहाँ पे मेल में है, दोनों मियोसिस करके एन बनाएगा, ये ओवा बनाएगा, ये स्पर्म बनाएगा, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट में, फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, जाइगोट। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के बात आए तो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक वैज्ञानिक है हैंकिन, इन्होंने एक्स बॉडी का क्या किया, खोज किया। क्या बताया, एक्स बॉडी, और कहे कि यही एक्स बॉडी लिंक सेक्स का क्या करता है, डिटरमाइन, सेक्स को क्या करता है, डिटरमाइन। दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्रोमोसोम बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। कब किया था, 1891 में, ऑन इंसेक्टोवाइज। सेक्स डिटर्मिनेशन इज बायोलॉजिकल मैकेनिज्म व्हिच इज डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म। क्या करेगा, सेक्सुअल। ऐसे ही हम चैप्टर आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़े। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन दो तरीका से होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन दो तरीका से, एक जीनोटिपिक होता है, एक जीनोटिपिक जिसमें हम एक्स एक्स और एक्स वाई पढ़ेंगे, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम। एक होता है इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के आधार पर कुछ एनिमल में होता है कि उसका सेक्स क्या होता है, डिटरमाइन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें रहता है बेस ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम और हेप्लोडिप्लॉइड होता है, जो कि हम बताएंगे हनी बी में, हनी बीज में। सबसे पहले हम देखते हैं बेस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, उसके बाद इन्वायरमेंट पर देखेंगे। ह्यूमन के पास सेक्स क्रोमोसोम देखो, जनरली आपको पता होगा कि फीमेल के पास एक्स एक्स रहता है, फीमेल के पास एक्स एक्स और मेल के पास एक्स वाई। क्रॉस कराएंगे तो एक्स एक्स बनेगा, एक्स एक्स बनेगा,
एक्स वाई बनेगा और एक्स वाई बनेगा। तो बॉयज का डिटरमाइन कौन करेगा? बॉयज होके या गर्ल होके कौन, बॉयज या गर्ल होके कौन डिटरमाइन करेगा? फादर डिटरमाइन करेगा। क्योंकि देखो फीमेल तो हमेशा एक्स देगा, फीमेल तो हमेशा एक्स देगा। मेल के पास दो ऑप्शन है, एक्स और वाई भी। अगर एक्स दे दिया तो फीमेल बनेगा, और वही वाई दे दिया तो क्या बन जाएगा? मेल बनेगा। तो क्या बन जाएगा? मेल। देखो एक्स एक्स मदर और एक्स वाई फादर, क्या फादर, ये तो हमेशा एक्स है। अगर ये एक्स दे दिया तो गर्ल्स, एक्स दे दिया तो गर्ल्स, वाई दे दिया तो मेल, वाई दे दिया तो मेल। यानी कि 50% मेल होने के चांस है, 50% फीमेल होने का चांस। यही है बाबू सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसमें कुछ नहीं, और इसमें आपको कुछ नहीं है। देखो देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सो इट इज द फादर स्पर्म दैट फर्टिलाइज एग विच डिसाइड गर्ल्स या बॉय। यानी कि फादर से आप डिसाइड करेंगे कि गर्ल्स होगा कि बॉयज होगा। लेकिन समाज में गलत कुछ अफवाह फैला कि मदर्स को ही मतलब बोला जाता है कि तुम्हारे चलते ही गर्ल्स हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं। इट इज टोटली रैंडम मेथड इज मैन हैज नो कंट्रोल। और ये रैंडम मेथड ये नहीं कि मैन को भी है तो मैन को एकदम पूरा बोल रहे हैं रैंडम है। ओवर द सेक्स क्रोमोसोम इन द स्पर्म, कौन सा भाई स्पर्म आया, कौन सा क्रोमोसोम लेके आयल है। बर्ड में देखो, बर्ड में होता है, बर्ड में देखो जेड डब्ल्यू, दिस इज द फीमेल, और जेड जेड को क्या कहा जाता है? मेल कहा जाता है। जेड जेड को क्या कहा जाता है? मेल। जेड डब्ल्यू फीमेल, और मेल के लिए जेड जेड। देखो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ। अब यही बर्ड में क्या होगा कि इसके पास हेटेरोजाइगस है फीमेल के पास, तो इसमें बर्ड में क्या होगा? फीमेल डिसाइड करेगा कि बेबी जो उसका होने वाला मेल है कि फीमेल, मेल है कि फीमेल। प्रोटोफ्लाई में देख लो, ड्रोसोफिला है 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम, 1 पेयर ऑफ क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। वैसे होता है जो मेल में होता है, मन में एक्स एक्स एंड एक्स वाई। ऐसा कोई समझने वाला मतलब सेक्स क्रोमोसोम ऐसे 2 बार आप लोग पढ़। अच्छा एक एक ऐसा एनिमल है जो जो इस प्रजाति में मेल होकवे नहीं करता, हमेशा फीमेल होता है, फीमेले सब चीज डिसाइड करे। देखो फैक्ट, इट इज ऑलवेज गर्ल। नाम क्या है? डिजर्ट ग्रासलैंड विप्टेल लिजार्ड। देखो दिस डिजर्ट ग्लास विप्टेल लिजार्ड इज एन द ऑलवेज फीमेल स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल इन नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इच रिप्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट नीड ए मेल फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट रिप्रोड्यूस बाय द पार्थेनोजेनेसिस। इसमें पार्थेनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन के लिए मेल एंड फीमेल की जरूरत है, कि पार्थोजेनेसिस करता है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन काम क्रिया कर रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन सब बनाता है गर्ल्स, सब क्या बनाएगा? गर्ल्स यानी कि फीमेल। अब सेक्स डिटर्मिनेशन हेप्लोडिप्लॉइड सिस्टम में, हेप्लोडिप्लॉइड देखो इसमें देखो 3 होता है, एक वर्कर होगा, एक ड्रोन होगा और एक क्वीन होगा। क्वीन होता है 2n, क्वीन क्या है? 2n। ए होगा एन, और ये क्या होगा? एन। ये भी क्या होगा? एन। 2n। हेप्लो देखो ये डिप्लॉइड है, क्या है? हेप्लॉइड है, तो इसको बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉइड। क्वीन आर द सेवरल ड्रोन एंड वर्कर। ड्रोन आर मेल, इसको कहा जाता है जनरली मेल, और इसको कहा जाता है फीमेल। इसको क्या कहा जाता है? फीमेल। और मेल फीमेल। ये वर्कर आर फीमेल इनफर्टाइल, क्या रहता है? इनफर्टाइल, यानी कि इसको कह सकते हो कि पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। द जॉब वर्कर भी इंक्लूड द हाउस कीपिंग बीडिंग एंड ऑलवेज, यानी कि वर्कर का क्या काम है? जो भी हनी का कॉम्ब है उसमें हनी को कलेक्ट करना इसका काम है, यानी कि हाउस कीपिंग का काम करेगा। लार्वा कलेक्ट करेगा पोलन एंड नेक्टर एंड मेकिंग द वैक्स, वैक्स। याद रखना 2n, ई फीमेल, ए भी फीमेल, ए मेल। पहचान क्या है? अपना रानी है तो रानी की तरह अपना रहेगा, कुछ खासियत रहे। देखो ए 2n एन एन एन, पता हो गया सब चीज।
देखो क्या है कंडीशन, क्या है, इसके पास है 2n। अगर इसको फर्टिलाइजेशन करना है तो पहले गैमेट आपको ट्रांसफर एथी करेगा, बनाएगा मियोसिस के, इसके थ्रू बनाएगा मियोसिस। यहीं से बन सकता है वर्कर, और यहीं से क्या बना सकता है ड्रोन। यहीं से क्या बना सकता है वर्कर, और यहीं से क्या बना सकता है ड्रोन। ड्रोन क्वीन, क्वीन नीड मोर वर्कर, अगर इसको चाहिए वर्कर इन सोसाइटी तो क्वीन यूटिलाइज द स्पर्म एंड offspring from the union of sperm, egg and zygote develop female sperm and from the drone egg and queen female obtain the diploid। क्या होगा, फीमेल बनेगा डिप्लॉइड। देखो कैसे बनेगा, क्वीन बनाना है आपको फ्यूजन करना पड़ेगा, मेल ड्रोन बनाना है तो अनफर्टिलाइज करना, क्या करना पड़ेगा अनफर्टिलाइज। और एक और क्या था, ये तो आपका ड्रोन बन गया। वर्कर कैसे बनेगा, वर्कर कैसे बनेगा, देखो एक जगह समझा देना, यहीं पे देखो, ये है बाबू क्वीन, ये क्या है क्यू यू डब्ल्यू, क्वीन, क्वीन के पास है 2n, मियोसिस करके बनाएगा एन और एन। अगर इसको क्वीन चाहिए, अगर इसको क्वीन चाहिए, एक लेगा मेल से, मेल ड्रोन से लेगा, वहां से लेगा एन, और ए दोनों मिलके क्या बना देगा क्वीन, क्या बना देगा क्वीन। और अगर इसको वर्कर चाहिए तो इसको अनफर्टिलाइज कर देगा, मैं पार्थेनोजेनेसिस कर देगा, वो क्या बना देगा वर्कर बना देगा, क्या बनाएगा वर्कर बनाएगा। समझ में आ गया। अब कुछ कुछ इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है, जैसे हम आते हैं क्रोकोडाइल पर। ये क्या है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो तो गर्ल्स बनेंगे, और टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर कम हो क्या बनेगा बॉयज, क्या बनेगा बॉयज, बस सिंपल याद। चलिए आगे, इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंट बताती है, एलिगेटर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर। अब हम लोग, अच्छा क्वेश्चन अगर पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हैंकिन डिस्कवर द एक्स क्रोमोसोम, सही एक्स क्रोमोसोम रिटन बाय द मेल, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी। बर्ड में, बर्ड में फीमेल से होता है, बर्ड में क्या होता है फीमेल, फीमेल के पास रहता है जेड डब्ल्यू, गलत हो गया। वाई क्रोमोसोम सेक्स गलत, नॉन ऑफ दिस, एक ऑप्शन क्या हो जाएगा वन, तो क्या होगा वन। हैंकिंग साहब ने खुद, और है पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तुम खुद बताओ, पॉलीजेनिक नाम क्या, बहुत सारा चीज, कैरेक्टर लाइक हाइट स्किन कलर इन ह्यूमन which do not have distinct trait and their spread like gradient is known as polygenic। क्या है polygenic, दिस इज कंट्रोल बाय टू या मोर जीन, यानी कि एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल, उसको क्या बोलेंगे पॉलीजेनिक, क्या बोलेंगे पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या ट्रेड, क्या बोलेंगे ट्रेड। यानी कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एक से ज्यादा जीन रहे उसको हम क्या बोलेंगे पॉलीजेनिक, क्या बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्या बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे ह्यूमन का कलर हो गया, ह्यूमन का कलर हो गया, अगर डार्क को अगर हम बोल रहे हैं ए ए बी बी एंड सी सी, और फेयर को बोल रहे हैं ए ए बी बी एंड सी सी स्मॉल में, अगर जितना ज्यादा ए होगा उतने ज्यादा कलुआ आदमी होगा, उतने ज्यादा कलुआ मतलब डार्क आदमी होगा। समझ में आ गया, यानी कि डार्क स्किन टोन इज डोमिनेंट होता है, व्हाइट इज क्या होता है रिसेसिव। सिंपल कहने का मतलब है एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एक से ज्यादा चीज, इसको हम क्या बोलते हैं पॉलीजेनिक। अब है पीलियोट्रिप, पीलियोट्रिप क्या है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है, एक जीन एक से ज्यादा
कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, एक सिंगल जीन, केवल सिंगल जीन, एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पिलियोट्रोपी। एग्जाम्पल क्या है, इफेक्ट ऑफ जीन मेटाबॉलिक पाथवे विच इज कंट्रोल विद द डिफरेंट फिनोटाइप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन यूरिया। पूछेगा कि पिलियोट्रिज्म यानी कि पिलियोट्रोपी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, तो फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो क्या है, इफेक्ट किसको करता है, कौन सा एंजाइम को, फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज क्या करेगा, सिंगल जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो। तो जो फिनाइल एलानिन है, इसको कन्वर्ट होना रहता है टायरोसिन में, और ये कन्वर्ट नहीं होने, जिसके कारण 3-4 चीज को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे स्किन का पिगमेंट, रिडक्शन इन हेयर और मेंटल रिटार्डेशन। एक जीन के चलते क्या हो गया, इन सभी काम का क्या रुक गया। देखो कौन सा जीन, इसमें देखो क्या लिखा है, सिंगल जीन में क्या होगा, म्यूटेशन हो। जैसे म्यूटेशन हुआ, 3 वो काम रुक गया, हेयर लॉस होने लगा, मेंटल रिटार्डेशन और स्किन का पिगमेंट में चेंजेस हो गए। द मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होगा तो फिनाइल एलानिन ट्रायोसिन में नहीं कन्वर्ट, ट्रायोसिन में जब कन्वर्ट नहीं होगा तो ये सब काम आपको नहीं हो पाएगा। समरी देखो, अब जितना पढ़ाए अभी तक में, बताया सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में बताया जीनोटिपिक इन्वायरमेंट, इसमें बताया सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर हेप्लोडिप्लॉइड, जो कि हनी बी में बताया बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, बताया टेम्परेचर के आधार पर बताया, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसके बाद बताया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक बताया डू नॉट ऑकर डिस्टिंक्ट हैव द स्पिरिट ग्रेडियंट एंड कंट्रोल बाय 2 या मोर जीन, यानी कि एक कैरेक्टर को हम कंट्रोल करने के लिए 2 या 2 से अधिक जीन रखें। पिलियोट्रिज्म क्या बताया कि सिंगल जीन कंट्रोल करेगा बहुत सारा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। इतना चीज क्या किए, हम पढ़ाए। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग अगला क्लास में देखेंगे म्यूटेशन, डिग्री एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके बाद नॉन मेंडेलियन देखेंगे लॉ, और उसके बाद देखेंगे नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर। यानी कि एक लेक्चर आपको और लगेगा, एक लेक्चर और लगेगा। ये था बाबू आपका लेक्चर 2, एक लेक्चर और लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये अगर चैप्टर ना समझ में आ रहा है तो पहले पिछला लेक्चर देखिए, नहीं समझ में आया बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए, उसके बाद आप कमेंट में पूछिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे, और वहां से आप आके पूछ सकते हैं अगर इस एरिया के अगल बगल हैं तो। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास।